नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग इंडिया देश से मुझे सुन रहे हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट। यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2024 ईयर के लिए जो सीएसई होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हुआ है यूपीएससी द्वारा। यूपीएससी मींस संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि आप लोगों के ह्यूज नंबर्स ऑफ एग्ज़ाम्स करवाने के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक एग्ज़ाम आपका यूपीएससी सीएसई है, जो कि एक बड़े एग्ज़ाम्स में लिया जाता है इंडिया देश में। मतलब अगर आप ये कहो कि गवर्नमेंट्स जॉब हो और उसमें भी अगर टॉप लेवल्स की जॉब हो, तो उसमें यूपीएससी सीएसई का नाम लिया जाता है। तो आपको बता दूं, इंडिया देश के सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है, चाहे वो लोग हरियाणा से हो, मेघालय से हो, मणिपुर, केरला, कर्नाटका से हो, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, इंडिया, पूरे देश से किसी भी जगह से आप लोग मुझे सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आपको बता दूं, इस बार जो 24 में, यानी इस साल 24 साल में, जो आपका 2024 में जो भी आपका ये यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपका आईएएस है और इसके अलावा आईएफएस यानी कि फॉरेस्ट सर्विस का अलग एग्ज़ाम होता है, और आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम अलग होता है, जिसके अंदर आपके जो बड़े बड़े पोस्ट है, आपको भी दिखाऊंगा पूरे नोटिफिकेशन के साथ, तो वो आउट हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके आईएएस नोटिफिकेशन को, क्योंकि आईएएस नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको अगला वीडियो मैं आईएफएस का दूंगा, जिसमें आपके साथ फॉरेस्ट सर्विस वाला नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग जाकर फॉर्म भर सकते हो अभी से। अभी मतलब ये 14 तारीख है, 14 फरवरी है, और अभी से लेकर आप लोग मार्च की 5 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप लोगों को यूपीएससी में जाकर एक जो है डीएम एसडीएम जैसे पोस्ट लेने हो, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना हो, या फिर आप लोगों को अलग अलग सर्विस जो आपके आईएएस में होते हैं उसमें जाना हो, तो आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो। आज से अप्लाई कर सकते हो। आपका इसमें एग्ज़ाम होता है, आपको पता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, और उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद लोगों से, इंटरव्यू से पहले जब रिजल्ट देना होता है मेंस का, तो उस समय पे एक डीएएफ फॉर्म भरवाया जाता है। कभी इसके लिए सेपरेट वीडियो में अलग से बात करेंगे पूरे प्रोसेस की, कि रिक्रूटमेंट होता कैसे है आईएएस में और आईएफएस में। आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बताया है कि इंडिया देश में यूपीएससी देकर आईएएस कैसे बन रहे हैं लोग, तो आप लोग भी उस तरीके से जा सकते हो। ठीक है, उस वीडियो को जरूर समझें। इस वीडियो में नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, कितनी जगहों पर एग्जाम्स के सेंटर होने हैं इस बार, और इस बार जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, प्रीलिम्स का और एग्ज़ाम पैटर्न इस बार का कैसा होगा वो आ चुका है, और फॉर्म की फ़ीस रहेगी कितनी अप्लाई करने के लिए, सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंडिया देश के एक बड़े एग्ज़ाम्स में माना जाता है इसको। क्यों बड़ा एग्ज़ाम? इसलिए क्योंकि भाई एक एग्ज़ाम दिया कैंडिडेट ने, प्री मेंस इंटरव्यू, और उसके बाद डायरेक्ट ट्रेनिंग के तुरंत बाद उसको वो है डीएम एसडीएम बड़े बड़े पोस्ट मिल जाते, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा पोस्ट, बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। क्यों बड़ा एग्ज़ाम माना जा रहा है? क्योंकि आप देख लो, एक एग्ज़ाम निकाले कैंडिडेट ने, ट्रेन और इंटरव्यू जैसी चीज़ें निकाल कर, और उसके बाद वो ट्रेनिंग के तुरंत बाद उसको ये जो है वैकेंसियाँ मिल जाती हैं, पोस्टें मिल जाती हैं, जो कि इंडिया देश में गवर्नमेंट्स जॉब में एक बड़े पोस्ट माने जाते हैं, जैसे कि एसडीएम और डीएम जैसे पोस्ट। ठीक है, हाँ, वो प्रमोशन के बाद फिर वो डीएम होता है, और इस तरीके से बहुत बड़ा ये आईएएस पोस्ट ना एक टॉप लेवल तक भी जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी पोस्ट जाता है। मतलब आप मान नहीं सकते, ये इंडिया देश का एक गवर्नमेंट जॉब में एक सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जब प्रमोशन के बाद भी कैंडिडेट 10-10 15-15 साल 20 साल बाद एक ऐसे पोस्ट पे पहुंचता है, तो पहुंचता है जो कि इंडिया देश में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है गवर्नमेंट जॉब में। इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट इस पर रहता है, लेकिन इसमें वैकेंसी कम होती है, क्योंकि आप याद रखो भाई, देखिए, इंडिया देश में फिक्स नंबर ऑफ जिला है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ जिले हैं वो फिक्स है कि इतने ही है। जगह तो फिक्स रहेगी कि कितनी जगह है, तो उस जगह में जितने भी जिले हैं इंडिया देश में, तो उसके हिसाब से आपकी वैकेंसी आती है। जैसे कि आप जानते हो 700 या 800 के करीब टोटल नंबर ऑफ जिले हैं इंडिया देश में।
एक बार इसकी सेपरेट वीडियो अलग दूंगा मैं आपको, टोटल पूरा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर दूंगा कि इंडिया देश में कितने ज़िले हैं। लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आईएएस एग्ज़ाम में आपको बता दूं, आपको ये सब पढ़ना पड़ता है कि भाई इंडिया देश का इतिहास क्या रहा, ज्योग्राफी क्या रही, ठीक है, और उसके अलावा पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इंडिया देश का, आज क्या चल रहा है और करंटली क्या क्या हो रहा है इंडिया देश में। तो बहुत बड़ा स्केल है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही, आप ये नहीं मान सकते कि इतना बड़ा सिलेबस होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये रहता है कि इस एग्ज़ाम को नहीं निकलेगा उनसे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन सिलेबस तो हर साल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, कहीं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि इंडिया का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, वो बदल तो जाएगा नहीं, जो पहले से है वही तो रहेगा। अब वो बात अलग है, जो नई चीज़ें हो रही हैं देश में, तो वहाँ से थोड़ा लोगों को फ़र्क पड़ने लग जाएगा कि जो नई चीज़ें वो लोग देख रहे हैं, वो नई नई चीज़ें भी टॉपिक्स में जुड़ती हैं यूपीएससी सीएससी में, क्योंकि वो लोग करंट चीज़ें भी पूछेंगे और पुरानी जो हो गई हैं वो भी पूछेंगे। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन पूरा इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है। आज जो आपका आ गया है 14 फरवरी को, यानी कि 14/2/24 में, ये आपका आज ही नोटिफिकेशन आया है। इसमें 2 नोटिफिकेशन है, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर अभी यूपीएससी वेबसाइट को देख रहे हो, इसी वेबसाइट पे आपको दिखा दूँ, व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सिविल सर्विस प्री, ये प्रीलिम्स है। अभी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आया है सिर्फ, आपको बता दूं मेंस का अलग आएगा। जैसे ही प्री लोग पास कर लेते हैं, उसके बाद एक मेंस एग्ज़ाम होगा, उसका नोटिस अलग दे देगा यूपीएससी, और उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम के बाद लोगों के रिजल्ट आ जाते हैं 2-2.5 महीने के अंदर, और रिजल्ट के तुरंत बाद वो अपना कह देते हैं कि हम अब इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू का स्केड्यूल दे देते हैं और फिर कहते हैं कि आप एक डीएएफ फॉर्म भरो। डीएएफ मतलब कि आप लोगों को एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरो कि भाई आपको एक्चुअल में कौन से पोस्ट चाहिए। देखिए आपको पता ही है कि आईएएस में भी काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं, ठीक है, और आईएएस के अंदर ही आपका आईपीएस वाले जो है एग्ज़ाम, जो आपका सीएसई एग्ज़ाम है ना, उसके अंदर आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों का इसी के अंदर जो है आप लोगों का आईएएस भी आ जाता है, आईपीएस भी आ जाता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम आपके जो है सिविल सर्विस फ्री में आते हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। अभी काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे इस बात को। अभी जो लोग नहीं जानते, आपको बता दूं कि आईएएस के अंदर भी काफ़ी सारे पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग एक बार देख लो कि उसमें भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं। तो इससे लिए आपसे एक डिटेल्ड डीएएफ का फॉर्म भरवाया जाता है मेंस के रिजल्ट के बाद, ठीक है, इंटरव्यू से पहले, और फिर उसके बाद इंटरव्यू ले लिया जाता है लोगों का। इंटरव्यू में जो पास कर जाते हैं उनको फिर एक ट्रेनिंग के लिए 8 महीने का एक ट्रेनिंग होता है। वो लब्बासना करके एक जगह है, एकेडमी है, जो इंडिया देश के शायद उत्तराखंड स्टेट में है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, और उसके बाद वो लगभग 8 महीने के करीब वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद 8 महीने, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ये 8 महीने के करीब ये जो लोग जाते हैं उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, इंडिया देश के उत्तराखंड राज्य में लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं 8 महीने या जो भी उनका टाइम पीरियड होता है। ट्रेनिंग के बाद ये सभी लोग ये बड़े पोस्टों पर डायरेक्ट ट्रेनिंग के तुरंत बाद, इस एकेडमी से जैसे ही निकलते हैं उसके तुरंत बाद ये सभी लोग चले जाते हैं अपनी पोस्टों पर जॉब करने इंडिया देश में, जगह जगह पर जो भी इनको मिलती है पोस्ट या जो भी कैडर मिलता है। हालांकि इसमें कैडर का भी एक अलग सिस्टम है, कैडर का वीडियो भी दूंगा। देखिए काफ़ी अब कहेंगे लोग कहेंगे कि एक वैकेंसी को देने में इतना प्रोसेस, प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर डीएएफ, और उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद आपका कैडर चूज़, कैडर सिलेक्शन कि भाई कैडर कैसे मिलेगा, कौन सा कैडर मिलेगा। कैडर क्या होता है, बेसिकली आप लोग अपनी मर्जी से लोगे जिलों में पोस्टिंग, या फिर ये यूपीएससी या लब्बासना के लोग देंगे, ये लोगों का क्लियरेंस। अभी तो आपको बता दूं, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो दूंगा कि भाई ट्रेनिंग के आगे कैसे क्या होता है। तो लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं पता, लोगों को ये भी नहीं पता कि ट्रेनिंग में हो क्या रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि मुझे तो पता है, ठीक है। अब ऐसा है कि सभी लोग जो देख रहे हैं उनको सभी को नहीं भी पता हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़े एग्जाम्स में इंडिया देश के लिए आ रहा है। तो इन सभी के ऊपर हम वीडियो देंगे कभी। अभी आपको पता ही है कि ये एक के बाद एक नोटिस आ ही रहे हैं यूपीएससी का। आप आज देख रहे हो यूपीएससी का नोटिस आ गया है, जैसे कि ये पहले से ही कंफर्म था कि आज ही आएगा, और आज ही दे दिया। और यूपीएससी हर साल अपने कैलेंडर पर समय पर चीज़ें दे देता है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे कि कभी भी आपकी इस डेट में चेंज आ जाएगा। तो हम चल रहे हैं डायरेक्ट आपके नोटिफिकेशन को डिस्कस करने। जैसे कि आप देखोगे अपने यूपीएससी के वेबसाइट पर आओगे तो आप लोग देखोगे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, इस पर एक बार आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा। अब लोग कहेंगे तो 156 पेज का है, हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ इस वीडियो में।
जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम एक बार जो अलग है सिलेबस का अलग वीडियो मिलेगा, और इस तरीके से वीडियो अभी आएंगे, सिलेबस का आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी के लिए अलग देना जरूरी है। लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस इस बार का है क्या। ठीक है, हाँ। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए यूपीएससी, यूपी यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन इसका पूरा नाम है। यूपीएससी बेसिकली एग्ज़ाम नहीं है कोई, यूपीएससी एक कमीशन है जो कि इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी है, जो कि इसमें एग्ज़ाम इंटरव्यू सारा कुछ उन्हीं को कराना है, ट्रेनिंग को छोड़कर। ट्रेनिंग तो वो आप लब्बासना नाम की जगह है, जो कि मैंने आपको भी बताया भी था, दोबारा एक बार बता दूँ। ये है पूरा नाम इसका, मैं आपको एक बार बता दूँ, LBSNAA, ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर लोग जाते हैं एग्ज़ाम इंटरव्यू के बाद, इसकी भी मैं अलग से बताऊंगा वहाँ पर क्या हो रहा है ट्रेनिंग में लोगों का, उसके लिए यूपीएससी के लिए, तो वो भी एक बार अलग से आपको बता दिया जाएगा। तो चिंता मत करिए, आपको बता दूंगा मैं आगे की बातें। अभी आप इस नोटिफिकेशन को समझिए, याद रखिएगा दोस्तों, आज से आप फॉर्म भर सकते हो। अगर जिसको भी OTR समझना हो, एक जो यूपीएससी वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका वीडियो आपको दे दिया था मैंने पहले ही, तो OTR वाला वीडियो देख लेना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं यूपीएससी वेबसाइट पर, उसका वीडियो आपको दे दिया गया है, तो जाकर चेक करें। यूपीएससी अपने वेबसाइट पर एक टाइम रजिस्ट्रेशन कराता है, मतलब कैंडिडेट को एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करने के बाद डायरेक्ट उसको फिर अपना फॉर्म भरना होता है, चाहे वो किसी रिक्रूटमेंट का आ रहा है, किसी एग्जाम का आ रहा है, या जिस भी चीज़ का यूपीएससी करवा रहा है, उसके लिए आप लोग अलग से फॉर्म भर देते हो। ये प्रोसेस यूपीएससी में होता है। हालांकि आप लोग कहते हैं कि ओटीआर में वो चेंज नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक ओटीआर में एक चेंज का समय मिलता है, उसके लिए भी आपको बता दूं, ये फॉर्म जैसे ही बंद होता है उसके कुछ हफ्ते भर के समय के अंदर आप लोग चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ इसके अंदर रखा गया है वेबसाइट पर, ऐसा इंटरफेस बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डेट है, आप इस डेट में यानी आज की डेट में नोटिफिकेशन आया है, 5 मार्च तक फॉर्म भर देना, सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, अब सर्विसेज क्यों लिखा है, आप कहोगे सर्विसेज इसलिए लिखा है भाई क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। अभी लोग कहेंगे आईएएस, तो आईएएस ही नहीं होता, इंडिया अभी पुलिस, पुलिस के अंदर भी जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जो स्टेट लेवल पर जो पुलिस होती है, उसमें आईपीएस पोस्ट पड़ा होता है इसके अंदर, और इस तरीके से रहती है। हाँ, एक समय पर सबसे बड़ा पोस्ट आईपीएस का होता है, जिसमें उसको एक पूरा स्टेट मिल जाता है, पूरे स्टेट का उसको पुलिस फोर्स मिल जाता है, एक बड़ा पोस्ट वो है। हाँ, आईपीएस में। अभी कैंडिडेट इंश्योर कर ले अपना एलिजिबिलिटी, अगर वो मेल फीमेल है। देखिए ट्रांसजेंडर भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल फीमेल फॉर्म भरेंगे, ट्रांसजेंडर भी इन वैकेंसियों को ले सकता है, समझ रहे हैं। ट्रांसजेंडर भी आईएएस आईपीएस बन सकता है, ये भी इसमें कंडीशंस है, मतलब कि कोई भी लोग बन सकते हैं, इंडिया देश के कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर के बन सकते हैं। एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। और ये नोटिस आपका है ड्राइव, जो एग्ज़ाम ड्राइव चलेगा आप लोगों का, कि कब कब क्या क्या होना है, उससे जुड़ी हुई बातें दी है। हाँ, आप लोगों को पता ही होगा आपका प्री कब होना है, इसमें भी लिखा हुआ होगा कि किस दिन प्री होगा। मई के मंथ में हो जाता है आपका प्री। आप बढ़ते हैं हम आगे, अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया ओटीआर वाला वीडियो देखो, ओटीआर समझ आ जाएगा। आप लोग अपने मॉडिफाई कर सकते हो, अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर एक ही बार अलाउड करोगे इन द लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, पूरे लाइफ में। आप देखिए कितनी बड़ी बात कह देते हैं, ये कहते हैं कि पूरे लाइफ में, मतलब एक बार कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उससे गलतियाँ हो गई मान लेते हैं, तो वो एक बार, ठीक है, एक बार अपने जो है ओटीआर प्रोफाइल डेटा में शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ फॉर्म। मतलब कहने का ये है कि ये 5 मार्च के बाद आप लोग 6 मार्च से 12 मार्च तक, ये 7 दिनों के अंदर अपने फॉर्म के अंदर, अब अगर रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। यानी कि आप लोग रजिस्ट्रेशन अभी करोगे, ओटीआर करोगे, ओटीआर में कोई गलती मत करना, अगर हो भी जाती है तो ओटीआर में गलती हो गई ठीक है, फॉर्म में गलती मत करना। ओटीआर में गलती चलो हो गई, आगे बढ़ जाना, उसके बाद अपने फॉर्म को पूरा भर लेना यूपीएससी सीएससी में प्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और फॉर्म भरने के बाद जैसे ही पूरा फॉर्म भर जाए प्रीलिम्स का, उसको अप्लाई कर देना। और फॉर्म भर जैसे ही फॉर्म की डेट क्लोज होगी, उसके 7 दिन तक अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में चेंज कर लेना।
देना। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो रजिस्ट्रेशन में गलती कर दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन तुरंत जैसे ही क्लोज हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन में गलती होने के बाद भी उन लोगों ने ये सोचा कि चलो हम अब फॉर्म नहीं भर रहे क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन में ही गलती है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन में गलती हो जाए कोई बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन को वहीं के वहीं करके आगे बढ़ जाओ, अपने बाकी फॉर्म को भर लो। फॉर्म को भरने के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन, जैसे ही फॉर्म की डेट्स क्लोज होंगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप लोग अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में चेंज कर सकते हो। जो भी एक ही टाइम होगा, वो चेंजेस भी वन टाइम्स होगा, मतलब कि एक ही बार होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें लिखी हैं, आप किस चीज़ों को चेंज कर सकते हो और यही सब चीज़ें लिखी है। तो कैंडिडेट को याद रखना है कि वो किन सारी चीज़ों को, किन सारी बातों को सही से भरे, इस बात का ध्यान रखें। लास्ट डेट आपकी फॉर्म की मैंने बता दी, 5 मार्च में 6 बजे तक फॉर्म लिया जाएगा। जो लोग 6 बजे तक 5 मार्च में फॉर्म भर लेंगे वही एक्सेप्ट होगा, इसके अलावा एक्सेप्ट नहीं होगा। पेनल्टी है रॉन्ग आंसर की, आपको पता ही है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब कि गलत आंसर करेगा कैंडिडेट तो उसके मार्क्स काटे जाते हैं प्रीलिम्स में। हाँ, नेगेटिव मार्किंग से भरा हुआ है पूरा यूपीएससी एग्जाम, इस बात को ध्यान रखना। यूपीएससी में जो है आपका सीएसई एग्जाम, ठीक है, सारे एग्जाम्स का मैं नहीं बोल रहा यहाँ पे। यूपीएससी काफ़ी एग्जाम्स कराता है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल मिलेगा। आपको बता दूं कमीशन ने इंट्रोड्यूस करा है एक टाइम फ्रेम 7 दिन का, 1 हफ्ते का, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट ऑफ द 7th डेज इज फिक्स्ड फॉर द कैंडिडेट टू मेक रिप्रेजेंटेशन द कमीशन ऑन क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर ऑफ द सच रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू। देखिए, इन्होंने एक पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, जिसमें कैंडिडेट ये बता सकता है कि भाई आपने जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया उससे जुड़ी हुई कुछ बात उसको कहनी है। तो वो 7 दिन तक, जैसे कि आपका एग्जाम इसमें प्रीलिम्स में 26 मई में हो जाना है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो 27 मई से लेकर आपके पास पूरे 7 दिन का समय इसमें जो है आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 या 3 जून तक आप लोग आपके 7 दिन तक इसके अंदर किसी भी क्वेश्चन पेपर से जुड़ी हुई बात कह सकते हो यूपीएससी से। इस पोर्टल पर जाकर अगर आपको कोई भी कुछ कहना है किसी क्वेश्चन के बारे में कि वो गलत छपा था या आपके वहाँ पर वो गलत आपके क्वेश्चन पेपर में गलत आया, या उस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी है कि वो तो सिलेबस में ही नहीं था, ऐसा कुछ भी कहना है उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, ऐसे आप लोग कह सकते हो, ठीक है। हाँ, फैसिलेशन काउंटर है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसमें फैसिलेशन काउंटर इसलिए है कि फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही हो, किसी और चीज़ में दिक्कत हो रही हो, इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई, तो लोगों को एक फैसिलिटी मिली है। सुबह में 10 से शाम के 5 बजे तक फैसिलिटी है, जिसमें उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है आप लोगों को, जिसमें आप लोग कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाते एग्ज़ाम सेंटर पर, ये सब पहले ही बताया है। क्या नहीं ले जाना है, क्या ले जाना है, वो आप यहाँ से देख लेना। फ़ोटो कैसे अपलोड होती है इसमें यूपीएससी वेबसाइट पर, फ़ोटो कितनी पुरानी हो, फ़ोटो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये भी सीन है, ये भी एक जो है इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। आप जैसे कि मान के चले कैंडिडेट आज फॉर्म भर रहा है, आज मतलब 15 फरवरी को फॉर्म भर रहा है, तो उसकी फ़ोटो 5 तारीख से पहले की ना हो, ठीक है, इस बात का भी उसको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें साफ साफ लिखी होती है कि जैसे भी जब भी वो फॉर्म भर रहा है, जैसे कि फॉर्म की डेट जो है उससे 5-10 दिन पीछे की ले ली जाएगी, उसके पीछे की नहीं ली जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, फेस सही से आए फ़ोटो में, तो ये सब है। देखिए भाई, फॉर्म में गलती मत करना यूपीएससी वालों में एक तो पहले ही ओटीआर में एक चांस मिलता है लोगों को, तो उसमें भी लोग गलती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सही नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे 30 मिनट पहले पहुंचना होता है, जैसे भी एग्ज़ाम शुरू होना है उससे 30 मिनट पहले ज़रूर पहुंच जाएं। हाँ, लेट एंट्री नहीं देते सेंटर पे। आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पहले ही मैंने आपको कैलेंडर बताया था, जिसमें बताया गया था कि 26 मई को प्रीलिम्स होगा, तो इसी दिन प्रीलिम्स एग्जाम होना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्रीलिम्स एग्जाम इसी दिन होगा। आपको बता दूं, सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर आईएएस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस जो कि पुलिस के अंदर एक बड़ा पोस्ट है, इसके अलावा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए में, और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए में, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए में, और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए। आप देखोगे डिफेंस एस्टेट सर्विस, तो ये बड़े बड़े पोस्ट है। ये इंडिया देश में जो लोग सरकारी जॉबों में बड़े पोस्ट जो आते हैं ना, वो ये आते हैं। आप देख लो, इंडियन पोस्टल सर्विस, और भी आप लोगों के सारे दिख जाएंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, इनकम टैक्स के लिए जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ग्रुप ए वाला पोस्ट जो है वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से रहेंगे। अब इसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब कि आईएएस में भी आप लोगों की तरह तरह की चीज़ें होती है। मतलब आईएएस कोई पोस्ट का
का नाम, मतलब किसी पद का नाम नहीं है। IAS के अंदर आपकी और ज़्यादा जो है ऑफिसर्स के नाम हैं, तो कई तरह का इसमें काम है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुप ए के कुछ पोस्ट है, ग्रुप बी के पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर जो आपका, जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पर, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ ये देखिए, दिल्ली और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें जितने भी सिविल सर्विस है उसमें आप लोगों का ग्रुप बी का पोस्ट इस एग्ज़ाम से जाता है। सेम आप देखोगे पौंडुचेरी, पौंडीचेरी जो आपकी यूनियन टेरिटोरी है आज के समय पे इंडिया देश में, इसमें आपका सिविल सर्विस जो है ग्रुप बी वाले पोस्ट इस एग्ज़ाम से जाते हैं। सेम आपका जो पुलिस सर्विस है पौंडीचेरी के लिए, जो पुलिस सर्विस में ग्रुप बी वाले पोस्ट होंगे वो भी इस एग्ज़ाम से जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता दूं इस बार की 1056 है। हाँ ये वीडियो डेफिनेटली भाई लंबा जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आप देख रहे हो कितना बड़ा है। हाँ, तो इस वजह से लंबा जाएगा वीडियो, आप अच्छे से समझे इस बात को। आपको बता दूं 40 वैकेंसी इन्होंने दी है डिसेबल्ड के लिए, डिसेबिलिटी वालों के लिए। सोच रहे हो, अब ये पहले से फिक्स होता है कि कितनी वैकेंसी किसको मिलनी है। ये आपको बता दूं 6 वैकेंसी मिलेंगी जो कैंडिडेट ब्लाइंडनेस है या फिर उसको कम दिख रहा है, और ऐसे लोग जो 12 वैकेंसी उनको मिलेंगे जिनको कम सुनाई देता है, सुनने में ज़्यादा दिक्कत होती है, इनके लिए वैकेंसीज फिक्स है। तो टोटल अपनी अपनी वैकेंसियों को देख लें। ये रिजर्वेशन मेड हुआ है, जो भी लोग अगर SC से बिलोंग कर रहे हैं, ST से, OBC से, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया है कि रिजर्वेशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो वो भी आप यहाँ से समझ सकते हो। देखिए आपको पहले ही बता रखा है प्रीलिम्स किस तरीके से होता है। प्रीलिम्स एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है आपको पता ही है, उसमें MCQ मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो MCQ में रहता है वो पूरा पेपर प्रीलिम्स वाला। मेंस में तो पूरा डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं, 3-3 घंटे में करवाए जाते हैं। तो एक बार इस चीज़ को जरूर रीड कर ले। देखिए आपको बता दूं इसमें होता क्या है, इन्होंने साफ बताया यहाँ पर। हाँ इन्होंने साफ बोला है आपके रिटर्न एग्जाम में जो रिजल्ट आ रहा है, इंटरव्यू में क्या परफॉर्मेंस रहा है, सब कुछ दिया जाता है। आपको पता ही है UPSC अपने वेबसाइट पे दे देते हैं। इन्होंने ये चीज़ भी कही है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ये पक्का नहीं है कि आपने मान के चले इंटरव्यू निकाल दिया है, एग्ज़ाम निकाल दिया तो जॉब मिल गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी केस में भाई ट्रेनिंग के बाद जाके लोगों को मिलता है, तो ऐसा आप मत मानना कि अब सारे चीज़ें निकाल के आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी, इसको भी ना माने, ये भी इन्होंने कहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको दिखाना चाहेंगे लिस्ट ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर डिसेबिलिटी वालों के लिए। तो आप देखिए जैसे अगर आप लोग जितने भी अपने भाई बहन डिसेबिलिटी वाले हैं पूरे इंडिया देश से, पूरे इंडिया कंट्री से, तो आपको बता दूं अगर आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है जिसमें आपकी सेबरल फाल्सी आती है और लेपोरेसी क्योर्ड आता है, ड्वार्फिम्स और एसिड अटैक विक्टिम्स और मस्कुलर डायस्ट्रोफी, अगर आपकी इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज फंक्शनल क्लासिफिकेशंस, जैसे आप मान के चलें ये आपकी, देखिए ये आपकी कैटेगरी, ये आपकी होती है डिसेबिलिटी का मेन पार्ट, और इसके अंदर आपकी हो जाती है जैसे कि 1 आर्म में है वो चीज़, 1 लेग में है, बोथ आर्म में है, और BLA और BLOA, और BL मतलब ब्लाइंड हो जाता है। तो ये डिसेबिलिटी अगर आपकी आ रही हैं तो आप लोगों को ये वाले पोस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, आप डिसेबिलिटी वाले हो लेकिन आप सिटिंग कर पा रहे हो, स्टैंडिंग कर पा रहे हो, और हियरिंग कर पा रहे हो, और वॉकिंग एंड रीडिंग मतलब कि आप लोग चल सकते हो, पढ़ सकते हो, और सी मतलब यहाँ पर साइकिलिंग होगा आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कर पाते हो ना, तभी आप लोगों को ये वाली पोस्टें मिलेंगी जो यहाँ पर आपके टेबल के आगे सामने सामने लिखी हुई है। देखिए मैं आपको बता दूँ ये लिखा भी हुआ है साफ साफ, कि इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है LD, ऊपर लिखा हुआ है OA मतलब 1 आर्म, 1 लेग मतलब OL, BA मतलब बोथ आर्म्स, और इस तरीके से सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप देखोगे BL मतलब बोथ लेग्स, कैंडिडेट की ये डिसेबिलिटी है कि उसके दोनों ही लेग नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसी डिसेबिलिटी कि उसके दोनों पैर नहीं है, ऐसी डिसेबिलिटी है कि ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि अब कोई इंसान देख नहीं सकता तो IAS नहीं बन सकता। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज़ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है ना B, मतलब कि ब्लाइंड कैंडिडेट को भी IAS का पोस्ट मिल सकता है, IFS का मिल सकता है, ऑडिट अकाउंट सर्विस में मिल सकता है, सिविल अकाउंट सर्विस में भी मिल सकता है। तो समझ रहे हो ब्लाइंड तक को इतने बड़े पोस्ट मिल सकते हैं, और ब्लाइंड लोग निकाल लेते हैं इस एग्ज़ाम को, ये मजाक बात नहीं।
थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट थोड़ा ध्यान रखना, ये जो आपकी लिखी हुई है ये ज़रूर फुलफिल कर रहे हो तो ही आप इन वैकेंसियों पे अप्लाई करें। आपको साफ साफ बताऊंगा एक बार। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एस मतलब ये था कि कैंडिडेट बैठ सकता है, एस टी मतलब कि स्टैंडिंग वो खड़ा हो सकता है, डब्ल्यू मतलब वॉकिंग कि वो चल सकता है, एस ई मतलब कि वो देख सकता है, एच मतलब कि वो सुन सकता है, और आर डब्ल्यू मतलब कि वो पढ़ सकता है और लिख भी सकता है, और सी मतलब यहाँ पर था आप लोगों का कम्युनिकेशन, मतलब कि वो बात भी कर सकता है। तो अगर उसको इतनी चीज़ें आती है तो फिर बस, अभी भले ही वो ब्लाइंड हो तो हमें उससे क्या करना। सिंपल सी बात है, अगर वो इतनी सारी चीज़ें कर पा रहा है ब्लाइंड होकर भी तो काफ़ी बड़ी बातें हैं उसके लिए, उस कैंडिडेट के लिए जो ये सब चीज़ें कर पा रहा है डिसेबिलिटी में होते हुए भी। तो इसीलिए उसको भी ये वैकेंसी दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है ये। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम इसमें। सेंटर्स में आपको बता दूं, प्रीलिम्स वालों के सेंटर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि शुरू शुरू में सभी लोग फॉर्म भर देते हैं। प्रीलिम्स निकालने के बाद जो मेंस के सेंटर्स होते हैं उसकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि मेंस में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग। आप समझ रहे हो, 90% लोग तो प्री में ही रुक जाते हैं, मेंस में बहुत कम पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये सुनिए, इन्होंने सेंटर्स की एक्चुअल एरियाओं के नाम लिख दिए, बड़े बड़े शहरों के और सिटीज़ के नाम लिख दिए इधर। एक्चुअल में ये इन्होंने ये पूरे स्टेट वाइज नहीं लिखा है। सिंपल बता दूं, इंडिया देश में अगरतला और आगरा, अहमदाबाद, ऐजावल और अजमेर, अलीगढ़ और अल्मोड़ा ये उत्तराखंड राज्य में है, और अनंतपुर पुरू और छत्रपति संभाजी नगर ये औरंगाबाद महाराष्ट्र स्टेट में है इंडिया देश के। बरेली और बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर और चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक और देहरादून, दिल्ली और धर्मशाला, ये धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, और धरवर और दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोन और गंगटोक, गौतम बुद्ध नगर और गया, गाजियाबाद, गोरखपुर। तो आप देखोगे टोटल इस तरीके से रहेंगे, तो टोटल आपको देखोगे कि 80 ऐसे बड़े आप ये कह लो डिस्ट्रिक्ट हैं या बड़े सिटीज़ हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होगा इंडिया देश के। तो कहीं ना कहीं सेंटर्स की संख्या 500 प्लस जाएगी आराम से, 500 से भी ज़्यादा इसमें संख्या जाने वाली है सेंटर्स की, 500, 1000 या और भी ज़्यादा जा सकती है। एक्चुअल वेन्यू वाली वो बता रहा हूँ मैं संख्या, जो एक्चुअल सेंटर्स की संख्या होगी, क्योंकि इतने बड़े शहर इंक्लूड हैं। मेंस के लिए मैं आपको बता दूं, मेंस के लिए यहाँ पर 24 बड़े बड़े सिटी इंक्लूड होते हैं, बड़े बड़े जो है एरिया इंक्लूड होते हैं, बड़े बड़े यूनियन टेरिटोरी कह लो, जैसे कि दिल्ली हो गया, दिसपुर हो गया, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, एजावल और बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, मुंबई और विजयवाड़ा, शिमला और शिलोंग, रांची, रायपुर जैसी जगह यहाँ पर आएंगी। देखिए बिहार से पटना ले लिया इन्होंने मेंस के लिए कि बिहार वाले पटना में पहुँच जाए एग्ज़ाम देने, और उत्तर प्रदेश वाले प्रयागराज में पहुँच जाएंगे। सेम दिल्ली वाले इसी इधर पूरे दिल्ली में यहाँ पर सेंटर हो जाएंगे यूपीएससी मेंस के। सेम इसी तरीके से आप देखो कि चंडीगढ़ वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, चंडीगढ़ जगह पर पहुँच जाएंगे, पंजाब हरियाणा के आसपास एरिया वाले चंडीगढ़ में पहुँच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए इन्होंने इस तरीके से सेंटर अरेंज करें। आपको बता दूं लखनऊ है यहाँ पर, ये लखनऊ हो जाएगा यूपी में। और देखिए यूपी में 2 जगह, प्रयागराज, लखनऊ, ये काफ़ी दूर दूर होंगे, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर रख दिया है। मुंबई ये महाराष्ट्र में कर दिया है, और ये जयपुर ये राजस्थान, जम्मू में भी रखा है, हैदराबाद ये तेलंगाना में। और इस तरीके से कितने सेंटर आप लोग देख रहे हो, तमिलनाडु के चेन्नई में सेंटर रहेगा तो वहाँ के सारे लोग इधर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग पूरा देख सकते हो। अब बात आती है कि सेंटर्स किसको मिल जाएंगे, अपनी मर्जी के सभी को सेंटर मिल जाते हैं क्या यूपीएससी में। अलॉटमेंट सेंटर की होती है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब कि जिसने पहले फॉर्म भर दिया उसको अपनी मर्जी के सेंटर्स में मिल जाएंगी जगहें। मान के चले कैंडिडेट भर रहा है लास्ट दिन पे फॉर्म भर रहा है यूपीएससी में, तो उसको हो सकता है कि उसकी मर्जी का सेंटर ना मिले, लेकिन उसकी जो चौथी पांचवी प्रेफरेंस होगी सेंटर्स की उसको वहाँ मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसी में हम दिखा दें आप लोगों को। आप लोगों के पास क्या कह रहे हैं कि कमीशन के पास राइट होता है कि कैंडिडेट ने जो भी सेंटर चुना है वो उसको ना देकर दूसरा सेंटर दे दिया जाए, दूसरे शहरों में दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है। मतलब उनके पास कारण होगा, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी ऑफिसर ने सोचा भाई इस कैंडिडेट को यहाँ नहीं, इसको मैं दूर कहीं भेजूंगा सेंटर पे एग्जाम देने, ऐसा नहीं है। यूपीएससी तभी सेंटर चेंज करता है लोगों के जब उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर लोगों के लिए जगह नहीं है, आपके लिए वहाँ जगह नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से फिर वो दूसरी जगह भेजेंगे, इस तरीके से करेंगे। प्लान ऑफ एग्जाम बिल्कुल सिंपल है। एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है, 2 सक्सेसिव स्टेज होते हैं, मतलब कि एक सुबह में एक दोपहर में, इस तरीके से प्री एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में करा लिया जाता है। इसके बाद मेंस करा देते हैं, और सिविल सर्विस मेंस एग्जाम रिटर्न, उस मेंस के बाद एक इंटरव्यू होता है, और इस तरीके से होता है। मेंस का एग्जाम काफ़ी दिन चलता है, 4-4, 5-5 दिन।
लगभग 1 वीक के करीब जो है आपके मेंस चलते हैं। जो लोग मेंस पास कर लेते हैं और उनसे फिर एक अगेन, देखिए आपका लिखा है ना कि आपको एक अगेन फॉर्म भरना पड़ता है, DAF1 नाम से एक फॉर्म भरना होता है जो लोग मेंस पास कर लेते हैं। मैंने ये चीज़ आपको अभी बताई थी कि DAF नाम से एक फॉर्म भरवाया जाता है। तो अब मैं इतनी सारी चीज़ें आपको फिर से क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये नोटिफिकेशन साल में एक बार देखने को मिलता है। अभी ये सीधा 25 में देखने को मिलेगा, और अभी आपको मेंस के समय हो सकता है एक नोटिस आ जाए कि फॉर्म भर दीजिए, इस तरीके का आ जाए, लेकिन प्री का नोटिस पूरा डिटेल्ड होता है जिसमें सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो आप देख लो ध्यान से। अब आप कहोगे DAF फॉर्म क्या होता है, वो डिटेल्ड फॉर्म में यही भरवाते हैं कि कैंडिडेट को जो है कौन सा सर्विस चाहिए, बेसिकली वो किस सर्विस को रखता है अपनी चॉइस में, तो वो सब रहते हैं। तो DAF के भी 2 फॉर्म रहते हैं। तो सारा प्रोसेस यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पर लिखा है। DAF का अलग वीडियो दूंगा, वो भी, उसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एग्ज़ाम निकालने के बाद भी कि क्या भरे कैसे भरे, उनको समझ ही नहीं आता। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लो, नेशनैलिटी में कह रहे हैं अगर आप लोग ये मस्ट बी या इंडियन सिटीजन, अगर आप लोग IAS और IPS और IFS पोस्ट लोगे तो आप लोगों का सिर्फ इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। इंडिया की नागरिकता मान के चले किसी कैंडिडेट का बर्थ इंडिया देश में नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है वो अन्य कंट्री में कहीं बर्थ हुआ है उसका, लेकिन उसको इंडिया देश का सिटीजन बनना है तो वो सिटीजनशिप ले सकता है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ बर्थ वालों को ही मिलता है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा अपने को इतना ज़्यादा ना सोचे कि हमारा इंडिया में बर्थ नहीं है तो हम तो इंडिया सिटीजनशिप ले ही नहीं सकते। तो ये एक गलत नैरेटिव आप सोच रहे हो थोड़ा अपने दिमाग में। आपको आगे लेकर चलता हूँ मैं कि अदर सर्विसेज, जैसे कि आप लोग बाकी जितने सर्विस हैं IAS और IFS, IAF देखिए इंडिया, देखो आपको इंडिया देश में बता दूँ UPSC द्वारा IFS का मतलब भी 2 तरीके से है, एक फॉरेन सर्विस है और एक फॉरेस्ट सर्विस है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस और IPS और जो आपका IAS है, इन पोस्ट के लिए तो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। बाकी जितने पोस्ट रह गए उनके लिए मान लेते हैं कैंडिडेट नेपाल का सिटीजन है, भूटान देश का है, ठीक है, मान लेते हैं कि वो जो है परमानेंटली इंडिया देश में अब रह रहा है, लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री से आया, पूरे विश्व में किसी दूसरी कंट्री से इंडिया देश में आया है। सपोज वो श्रीलंका से आ गया है और पाकिस्तान से, केन्या, युगांडा, इन जगहों से आ गया है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन वो ना ही तो IPS बनेगा, ना ही IFS बनेगा और ना ही IAS बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर उसको बनना है इन सब पोस्टों पे तो पहले वो इंडियन सिटीजनशिप लेगा, उसके बाद इन पोस्टों पे फॉर्म भरेगा। तो ये कंडीशन भी इसके अंदर है। चले हम आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट आपको पता ही है UPSC में 21 से 32 यानी 21 to 32 के बीच वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो भी लोग 1 अगस्त 2024 में 21 प्लस करेंगे और 32 से कम है तो फॉर्म भर देंगे, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बताया। अब ये 1 अगस्त 2024 इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको पता ही है कि ये एग्ज़ाम जब प्री हो जाएगा, मेंस होने को जब होगा, मेंस के पहले ये डेट आ रखी होगी 1 अगस्त 2024 की। तो इस दिन आपकी जो भी एज होगी वही मानी जाएगी 21 से 32 के बीच में, ठीक है। हाँ देखिए 2 अगस्त 1992 से लेकर अगर आप 1 अगस्त 2003 के बीच में आपका बर्थ हो गया है, फॉर्म भर देना, ठीक है। रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में 32 में, आप 5 साल जोड़ सकते हो। SC ST अपने 5 साल इधर जोड़ सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले अपने 3 साल जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपर एज में 32 के अंदर अपने 3 साल जोड़ लेना। तो ये आपके रिलैक्सेशन, भाई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है SC ST OBC में, जो आपके और जगह मिल रहा है रिलैक्सेशन वो आपके यहाँ पर भी फिक्स है, ठीक है। हाँ डिफेंस में कोई सर्विस देने गए थे, वो पर्सोनल्स क्या होता है कि डिफेंस में जो सर्विस देते हैं ना, जो ऑफिसर्स होते हैं, ये सब जो होते हैं, इनको पर्सोनल्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोगों को भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा आप लोग ये सब देख लें कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। हम इसको डिस्कस अब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ डिसेबिलिटी वालों को 10 साल अपर एज में मिल जाता है, यानी कि वो लोग अपने 42 एज तक फॉर्म भर सकते हैं, और यही उनके लिए रहता है एज वाइज, ठीक है। नोट वाले पॉइंट एक बार जरूर देख लेना। UPSC का पूरा फाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको एक एक पॉइंट को जरूर देखना चाहिए। हम हालांकि सारा कुछ नहीं डिस्कस कर पाएंगे इधर, ये तो आपको पहले ही बता दूं। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास डिग्री होना चाहिए। कैंडिडेट BCom, BBA, BSc, BCA और BTech, LLB या फिर BSc
करा हुआ है किसी भी फील्ड में, बीएससी केमिस्ट्री कर ली, बीएससी फिजिक्स कर ली, बीएससी मैथ्स कर ली, या किसी में भी मान ले कोई भी बैचलर डिग्री कर ली है उसने, किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जाके उसने 3 साल 4 साल जितने भी साल की उसने जो है अपनी बैचलर डिग्री करी है, ग्रेजुएट करा है उसने, ठीक है, तो वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसमें याद रखना दोस्तों, वो ग्रेजुएशन डिग्री जो होगी आप लोगों की, वो यूजीसी द्वारा जो है उसको अप्रूवल होना चाहिए। मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है एक इंडिया देश में, इनके द्वारा दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल कि आपकी डिग्री हर जगह मानी जाएगी, ठीक है। वो अप्रूवल अगर यूजीसी ने उस यूनिवर्सिटी को नहीं दिया है जहाँ से आप पास आउट हैं उस सब्जेक्ट में, तो आपका वो क्वालिफिकेशन नहीं लिया जाएगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। तो पहले ही अपने डिग्रीज पर चेक कर लो कि आपका जो है वो जो रिजल्ट है उस पर कहीं ना कहीं यूजीसी करके कुछ लिखा है या नहीं। नहीं लिखा है तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों का ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अभी इसमें ये भी है, लोग कहते हैं कि हम तो अभी अपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम तो लास्ट साल में हैं, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं आप लोग एलएलबी कोर्स कर रहे हो, मैं एक मान लेता हूँ कि कोई लॉ वाला कैंडिडेट है, वो लॉ कर रहा है किसी कॉलेज से जाके इंडिया देश में, लॉ वो कर रहा है, तो लॉ का एक कोर्स होता है एलएलबी, ये इस कोर्स का नाम है, ठीक है। तो वो अगर बैचलर कर रहा है लॉ में तो उसको बोलते हैं एलएलबी, और वो उसके लास्ट साल में, तीसरे चौथे जितने भी साल का होता हो, वो उसके आखिरी साल में है, अभी उसका लास्ट पेपर रह रहा है, रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसे में वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन याद रखना भाई कि आपका जब सिलेक्शन हो रहा होगा ना, जब आपका मेंस निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, इंटरव्यू के समय आपसे कहेंगे कि हाँ भाई अब दिखाओ, आप कह रहे थे कि हम लास्ट साल में फॉर्म के समय पे, आप दिखाओ कि आपके पास अब आपकी लास्ट साल पूरी हुई है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू आने तक आप लोगों का नेक्स्ट ईयर यानी यही समय चल रहा होगा। इंटरव्यू जब आएगा ना तो यही जनवरी फरवरी समय चल रहा होता है, तो तब तक आपका ये क्लियर होना चाहिए, डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है, मार्कशीट होनी चाहिए लास्ट सेमेस्टर की, रिजल्ट्स होने चाहिए, नहीं है तो फिर आप फिर वहाँ से फिर उसके बाद आप लोग आगे ट्रेनिंग के लिए नहीं जाओगे, इंटरव्यू में भी हो सकता है वो आपको बाहर कर दे। तो इस चीज़ को पूरी चीज़ें एक बार देख ले। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मैं एक बार बता दूं, जितने भी अपने जनरल कैटेगरी वाले भाई बहन हैं उनको तो साफ इन्होंने कह दिया है, SC ST के लिए अनलिमिटेड रहते हैं, OBC के लिए 9 अटैम्प्ट होते हैं, मतलब 9 बार वो लोग पेपर में बैठ सकते हैं। और जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो भी 9 बार बैठ सकते हैं, अगर वो जनरल EWS और OBC हैं। अगर डिसेबिलिटी वाले SC ST हैं तो वो लोग जितनी बार भी एग्जाम में बैठे तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। हाँ, लेकिन 6 बार ही मिलता है। जो लोग मान के चले जनरली तौर पर फॉर्म भर रहे हैं, मतलब कि जो लोग इंडिया देश में किसी भी जगह से कोई भी रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं, तो वो लोग को सिर्फ 6 बार एग्जाम में बैठने दिया जाता है। अब इसमें अटैम्प्ट कैसे काउंट होता है मैं आपको बता दूं। अटैम्प्ट हो जाता है तब काउंट, किसी भी कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया, प्रीलिम्स का एग्जाम में वो किसी भी एक पेपर में बैठ गया, जैसे मान के चले सुबह वाले प्रीलिम्स में बैठ गया, वो दोपहर वाले में नहीं बैठा, ऐसा हो गया, तो उसका अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। भले ही वो उसने ये सोचा कि भाई मेरा पहला पेपर ही बेकार हो गया, मैं दूसरा पेपर नहीं दे रहा, तो भाई मत दो, आपका अटेम्प्ट तो काउंट होने वाला है, ये यूपीएससी ने बता रखा है। तो इसीलिए कहूँगा अगर आपने फॉर्म भरा है और आप प्री का पहला पेपर दे रहे हो तो दूसरा भी दे देना, ठीक है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि आपका अटेम्प्ट काउंट हो लिया है। इस बात का ध्यान रखना, ये यूपीएससी ने पहले ही रूल दे रखा है कि आपका अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, 6 अटैम्प्ट मिलते हैं। जनरल वालों के लिए तो काफ़ी लॉस है इसमें। SC ST वालों का तो सही है कि उनको जितनी मर्जी बार उसको जो है आप लोग अटैम्प्ट कर लो। अब SC ST के लिए आपका फॉर्म बनता है, आपको बताया है कास्ट सर्टिफिकेट होता है एक SC ST का, वो अप्लाई कैसे होता है मैं आपको फिर कभी अलग बताऊंगा, ठीक है। एनी वन पेपर अटेम्प्ट, देखिए अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, आपको भी कहेगा अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं भाई, आपने पेपर जाके अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट किया मतलब आप पेपर में बैठ गए, आप पेपर को लिख कर आ गए, पेपर देकर आ गए, किसी भी एक पेपर को, प्रीलिम्स वाले को, तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। मतलब कि आप लोगों ने पहला बार एक बार अपीयर हो गए हो अपने यूपीएससी के एग्जाम में, वो भी यूपीएससी के सीएसई में जो उसके अटेम्प्ट रखे गए हैं, उस हिसाब से आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। यानी कि अब आपके पास सिर्फ 5 बचे हैं, अगर आप लोग ओबीसी हो तो आपके पास अभी भी 8 अटेम्प्ट बचे हैं। तो इस तरीके से होता है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि अप्लाई करते में किन चीज़ों को फॉलो करना है, तो उसको एक बार आप यहाँ से पढ़ें, ये सारे पॉइंट आपके लिए रहेंगे। और
फीस कितनी ली जाती है, तो जो जो भी रिजर्व कैटेगरी में है और डिसेबल्ड है उनसे फीस नहीं लेते हैं, बाकी जितने भी अनरिजर्व्ड हैं, जनरल हैं और EWS हैं, तो उनसे 100 रुपये UPSC चार्ज करता है फॉर्म के तौर पर। और ये आप लोग ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन सबसे पेमेंट कर सकते हो, ये साफ साफ लिखा हुआ है इधर। बाकी ये नोट वाले पॉइंट एक बार जरूर देख लें। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, मॉडिफाई कैसे करेंगे OTR में इसको भी मैं आपको अलग बताऊंगा, तो आप ये सारा चीज़ें एक बार रीड कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको क्लियर कर दी है कब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए इंडिया देश में, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जाकर, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से बैचलर पास आउट हो और इंडिया देश के सिटीजन हो, फॉर्म भर देना। आउटसाइडर भी हो तब भी आप फॉर्म भर देना, लेकिन आप लोगों का 3 पोस्टें नहीं मिलेंगी बड़ी बड़ी, बाकी सारी पोस्टें CSE में मिल जाती हैं। डिसेबिलिटी वाले लोगों को बताया है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसी के ऊपर रिजर्वेशन कैसे मिलेगा उनको, वो उसके लिए बताया उनको क्या क्या करना होगा, ठीक है। मतलब उनको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो उसके लिए क्या कुछ करना है वो यहाँ लिखा है। कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे आपने फॉर्म में कोई कैटेगरी दी बाद में चेंज कर सकते हैं क्या। कैंडिडेट ने अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी ले लिया है तो ठीक है। इन्होंने कहा नो रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन्ड फॉर चेंज टू अदर रिजर्व कैटेगरी, SC टू ST और ST टू SC, OBC टू SC ST और ये सब। मतलब कि आपने कोई कैटेगरी ले ली है पहले फॉर्म भरते में और बाद में आप कहते हो कि भाई मेरी कैटेगरी ये नहीं है, मेरे को कैटेगरी बदलनी है, मैंने गलती से भर दी, तो ये कह रहे हैं कि आपको अलाउड नहीं होता, ठीक है। कमीशन ने अगर तय किया कि हाँ भाई चलो इसको अलाउड कर देते तो कर देंगे, वैसे तो नहीं होता है इसमें। मतलब कैटेगरी फॉर्म भरते में ही सही भर देना। फॉर्म से वापस ले सकते हैं क्या, कैंडिडेट को अलाउड नहीं है कि वो फॉर्म से वापस ले ले। अगर एक बार फॉर्म जमा कर दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकता फॉर्म को, इस बात का ध्यान रखिए। कैंडिडेट का फॉर्म जमा तभी होगा जैसे उसका फीस हो जाता है पेमेंट, उसके बाद वो उसका फॉर्म जमा हो सकता है। फीस से पहले का जो भी प्रोसेस वो फॉर्म में कर रहा है तो उसका फॉर्म तब तक जमा नहीं माना जाता है। और फॉर्म एक्सेप्टेंस के बाद जैसे ही फॉर्म ले लिया गया, मंजूरी मिल गई कि हाँ भाई आपका फॉर्म जमा हो गया, आप प्रिंट ले लो, तो उसके बाद वो अभी सिर्फ फॉर्म जमा हुआ है, अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ। अटेम्प्ट आप पेपर दोगे, पहला पेपर लिखते ही अटेम्प्ट काउंट होगा। प्लान ऑफ एग्जाम सिंपल है, मैंने आपको बताया, प्री मेन इंटरव्यू, फिर DAF का फॉर्म, ट्रेनिंग और उसके बाद फिर डायरेक्ट आपको कैडर रूल्स के हिसाब से आपको डायरेक्ट भेज देते हैं और वो पोस्टिंग हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, ये 400 नंबर का होता है एग्ज़ाम। ये यहाँ पर लिखा है, एक बार आप लोग इस चीज़ को देख लो। हाँ, इसमें एक ना इनकी कट ऑफ रहती है, आप लोगों को मिनिमम 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं GS के पेपर सेकंड में, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में, प्रीलिम्स में, एंड टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स आपको GS पेपर 1 में भी और सिविल सर्विस प्री में इस तरीके से लाने होते हैं। मतलब इनका कट ऑफ पहले ही फिक्स है कि भाई इतना मार्क्स अगर कैंडिडेट नहीं लाया तो उसको आगे नहीं भेजेंगे। जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें एक CSAT नाम का एग्जाम होता है और एक पेपर 1 होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी जिसने भी CSAT, इसमें एक तो आपका पास करने का रहता है और दूसरा वाला आपके लिए आपको मेंस में भेजने के लिए रहता है, तो दोनों का इस तरीके से होता है। और जो फाइनल रिजल्ट बनता है ना UPSC वालों का CSE में, उनका साफ साफ बता दूं कि आप लोगों का मेंस और इंटरव्यू के बिहाफ पे रिजल्ट बनता है। आप लोगों के प्रीलिम्स को तो देखा भी नहीं जाता, प्रीलिम्स तो सिर्फ मेंस पे कैंडिडेट को भेजने के लिए लिया जाता है। 9 पेपर मेंस में लिए जाते हैं और मेरे को नहीं लगता ये चीज़ें अभी यहाँ डिस्कस करनी चाहिए, इसकी हमने पहले ही बहुत सारा कुछ डिस्कस किया है, तो एक बार इसको देख ले। प्रीलिम्स के बारे में इन्होंने बताया है, मेन्स के बारे में बताया है, क्वालिफाइंग पेपर बताए हैं। आप देख लो कि मेन्स में इनके पेपर A, पेपर B होता है जो कि 300 नंबर में होता है। फिर अलग अलग पेपर होते हैं, ऐसे के GS के 4 पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग फॉर्म भरते में अभी लोगे, उसका भी एक पेपर होगा, दो पेपर होंगे ऑप्शनल के। तो टोटल इस तरीके से रिजल्ट बनता है, आप देख सकते हो। ऑप्शनल में उसको करना क्या होता है, उसको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, वो उसकी पूरी लिस्ट होती है, आप देखोगे। मीडियम ऑफ लैंग्वेज का भी पेपर होता है इसमें। आप लैंग्वेज असमीज़, बंगाली, इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो। मतलब कि UPSC में लैंग्वेज का पेपर भी होता है और UPSC में आपका लैंग्वेज के अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी पेपर होता है और अलग से GS के 4 पेपर होते हैं। मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, तो ये सब रहता है। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज पे एग्ज़ाम दे सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लोग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और
एंथ्रोपोलॉजी और बोटैनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों में से एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी कन्वेंशनल ऐसे टाइप, और हर पेपर जो रहता है वो 3-3 घंटे का होता है मेंस में। हालांकि उसमें कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं जिसका जो है नंबर अलग अलग होते हैं, कोई 250 का हो रहा है, कोई 300 का हो रहा है, जो भी होता है वो आपने अभी देखा ऊपर। और जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं कैंडिडेट के लिए कि उसको कैसे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी है, वो आप यहाँ से समझ लो। हाँ, इसमें आपको बता दूं, आपका मेडिकली फिट होना तो ज़रूरी होता है। अभी वो लोग होते हैं जो डिसेबिलिटी होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, और उनको अपना एग्ज़ाम कराना होता है किसी सेकंड पर्सन से, क्योंकि वो नहीं कर सकते अपना एग्ज़ाम। तो ऐसे में आप एक सेकंड पर्सन की मदद ले सकते हो, स्क्राइब बोलते हैं उस पर्सन को, वो आपके एग्ज़ाम को कर सकता है, ऐसा इसमें लिखा है। कैन हेल्प टू द एलिजिबल कैंडिडेट एज डिफाइंड इन राइटिंग द सिविल, लिखने में, आपके एग्जाम को लिखने में स्क्राइब मदद करेगा। ठीक है, तो स्क्राइब आप देख लो, वायलेंस ऑफ ऑल, और अगर ऐसा कुछ कर रहे हो मतलब तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका जो है रिक्रूटमेंट से आप बाहर हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप स्क्राइब की मदद से कहीं मिस यूज़ ना कर रहे हो, स्क्राइब का सही सही तरीके से यूज़ कर रहे हो डिसेबिलिटी वाले लोग, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेटर आइज बेस्ट करेक्टेड, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड का वीडियो आपको दूंगा जल्द ही, आप ही इधर से समझ लो। यूपीएससी वालों के लिए बेटर आइज किसको कहा जाता है, जिसको 6/6 और 6/8 दिख रहा हो 1, और ये इसमें कहा है वर्स्ट आइज किनको कहा जाता है, और परसेंट इम्पेयरमेंट, और ये डिसेबिलिटी कैटेगरी। मान के चले कि आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा तो वो एक डिसेबिलिटी में आ जाएगा। तो ये चीज़ें रहती है, मतलब कि आप लोगों का ये आई भी अच्छी होनी चाहिए कि आपको सब कुछ दिख रहा है, जो भी क्लियर दिख पाती है हर चीज़ें, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब यूपीएससी में भी कैंडिडेट हर तरीके से फिट होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए हर तरीके से, ये चीज़ें होती हैं। पर्सनल इंटरव्यू में क्या कुछ होता है वो आप यहाँ से समझ लो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट सिलेबस आप प्रीलिम्स का देखोगे, आपकी स्क्रीन पर है। प्रीलिम्स में आपको बताया मैंने 400 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 200-200 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में ये सिलेबस रहेगा, इंडिया देश की इतिहास आएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया की और पूरे दुनिया की आ जाएगी, और दूसरा इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट आएगा, जनरल इशूज जो भी चल रहे हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी में, और बायोडाइवर्सिटी में, और क्लाइमेट चेंज में, ये सब चीज़ें आएंगी। ये 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है ये पूरा, इसके ऊपर सिलेबस पे जो भी एग्ज़ाम आएगा। सेकंड पेपर में आपको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी, और लॉजिकल रीजनिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। बता दूं, पेपर 2 जो इसमें होता है आप लोगों का विल बी क्वालिफाइंग नेचर, मतलब कि जो सेकंड पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में, उसको सिर्फ पास करना जरूरी होता है। उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर भी ला रहे हो तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर 1 में जो जितने अच्छे मार्क्स लाएगा उसके चांस उतने ज़्यादा होंगे कि वो मेन्स में बैठने जा रहा है। ठीक है, हाँ, प्रीलिम्स का पेपर 1 बहुत अच्छा जाना चाहिए आप लोगों का। भले ही पेपर 2 ऐसा चला जाए कि चलो 50% 60% मार्क्स आ जाए, चलो इट्स ओके रहेगा, लेकिन पेपर 1 अच्छे से निकाल दिया तो वहाँ से आप डायरेक्ट मेंस में बैठ जाओगे। और यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। आप देखो मेंस में भी आप जाओगे तो मेंस में भी वहाँ पर ऐसे कुछ पेपर होते हैं जो कि पास करने जरूरी हैं, और कुछ पेपर ऐसे होंगे जिनके रिजल्ट को यूज़ करके आपको इंटरव्यू के लिए आगे भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ये सब देख सकते हो। इसमें इन्होंने कहा है इंडियन लैंग्वेज से जुड़ा हुआ आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा। लैंग्वेज वाले पेपरों में प्रिसाइज राइटिंग आएंगी, प्रीसिस राइटिंग इसको बोलते हैं, यूजेस एंड वोकेबुलरी और शॉर्ट ऐसे, ट्रांसलेशन की इंग्लिश से आप लोग इंडियन लैंग्वेज में कर पा रहे हो नहीं, और एंड वाइस वर्सा। मतलब आपको इंग्लिश से किसी भी इंडिया लैंग्वेज में करना है, जिस लैंग्वेज पे आप लोग एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो हिंदी में दे रहे हो तो आप हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश से करो, इंग्लिश से हिंदी में लाओ। हिंदी और आप लोग लैंग्वेज में असमीज़ ले रहे हो तो इंग्लिश से असमीज़ और असमीज़ से इंग्लिश करना आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ट्रांसलेशन नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सुधार लें, तो ये सब रहेगा। इंडियन लैंग्वेज वाला जो पेपर रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा, साफ साफ बताया, जो कि काफ़ी आसान हो जाएगा लोगों के लिए, और ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। हाँ, लैंग्वेज पेपर 10th लेवल का दे रहे हैं, आप देख सकते हो। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको बता दूं, राइट आपको ऐसे लिखना है, मल्टीपल टॉपिक्स, वहाँ पे बहुत से टॉपिक मिलेंगे जिस पे आपको ऐसे लिखना होता है। ये मेंस के पेपर की बात कर रहा हूँ। मेंस का पेपर सेकंड इंडियन जो जीएस का होता है उसमें आपका हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज और कल्चर, और इतिहास, ज्योग्राफी पूरे दुनिया का, और सोसाइटी का आता है, जिसमें वर्ल्ड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और
अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, आज तक, ये सब पूछेंगे। उसके अलावा ये फ्रीडम स्ट्रगल पूछ लेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री एंड, मतलब इंडिया देश के अंदर जो आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ, मतलब कि जो आपकी इंडिपेंडेंस मतलब देश आज़ाद हो गया उसके बाद क्या क्या हुआ। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और सोशल एम्पावरमेंट्स और कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म और रीजनल रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म जैसी चीज़ें आएंगी। साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी आएंगी। और बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो। जीएस के तो 4 पेपर लगते हैं मेंस में, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये पूरा सिलेबस मेंस का आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आप मेंस का सिलेबस देख लेना। ये देखिए ये लैंग्वेज का है, आप लोग ऑप्शनल, सॉरी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जैसे कि आप लोग एग्रीकल्चर चूज़ करोगे तो उसका सिलेबस ये होगा, तो आप यहीं से देख लो कि आपसे कौन सा सिलेबस निकलता है, आप उसको ले सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे, दोनों का सिलेबस इन्होंने दे दिया। मान के चले कैंडिडेट ने एनिमल हस्बेंड्री लैंग्वेज ली है, लैंग्वेज के सॉरी ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर वो लेता है कि उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसको एनिमल हस्बेंड्री पे देना है। ठीक है, लैंग्वेज अलग चीज़ है और ये ऑप्शनल, और ये जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये अलग है, दोनों में डिफरेंस है। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर किसी ने एनिमल हस्बेंड्री लिया है तो उसका 2 पेपर होंगे, एनिमल न्यूट्रिशन का टॉपिक देंगे, एनिमल साइकोलॉजी है ये, देखिए इन्होंने बताया है फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड और इट्स सर्कुलेशन, कि भाई जो आपका ब्लड है, आपके जो ब्लड है एनिमल के, एनिमल से जुड़ी पूछ रहे हैं कि भाई जो जानवर है, एनिमल जो है उसका जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन पूछेंगे, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड इन हेल्थ एंड डिसीज, ये सब चीज़ें ये एनिमल से जुड़ी है। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री लोगे तो उससे जुड़ी हुई बातें पूछ लेंगे, एनिमल रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई बातें पूछेंगे, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बातें पूछनी है इनको, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, ये इसके भी 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट वालों के भी 2 पेपर होते हैं। और इसके अलावा लैंग्वेज का तो आपने समझ ही लिया, और बाकी आपका जीएस रहता है। मतलब कि टोटल मेंस में होता क्या है, 4 जीएस के पेपर लगाने हैं, लैंग्वेज के अलग लगाने हैं, और उसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग लगाने हैं, और इसके अलावा आप लोगों को ऐसे देना होता है, बस इससे मेंस निकल जाता है। ये एंथ्रोपोलॉजी है, इसका आप देख सकते हो 2 पेपर होने हैं। उसके लिए आपका पूरा सिलेबस आपके सामने अभी चल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, किसी कैंडिडेट ने केमिस्ट्री लिया मान के चलो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें उससे पूछेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग लेगा तो उसका ये होगा। अभी कैंडिडेट ऐसा भी सोचता है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जिसमें करी मैं उसी को ले लूँ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट को 12th में तो लिया ही था, स्कूल्स में तो मैं पढ़ के ही आया हूँ, तो मैं इसी को ले लूँ, ऐसा भी करते हैं। कुछ लोग अलग साइड में भी जाते हैं, मोस्टली लोग अपनी फील्ड को ही सिलेक्ट करते हैं, फील्ड वाले सब्जेक्ट को ही। बाकी आप लोग देख लो कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगे, उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो पूरा सिलेबस ही चलेगा अभी, बहुत अभी काफ़ी आगे तक सिलेबस ही है इसके अंदर पूरा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। लॉ के लिए भी दिया है, किसी ने लॉ ले लिया, एलएलबी वाले तो लॉ ही ले लेंगे, मेरे को पता है इस तरीके से। अभी देखिए ये लैंग्वेज का है, असमीज़, अभी किसी ने लैंग्वेज में असमीज़ लिया है तो उसको असमीज़ हिस्ट्री बतानी होगी, असम लैंग्वेज, असमीज़ लैंग्वेज की डेवलपमेंट ऑफ असमीज़ प्रोस और वॉवल एंड कॉन्सोनेंट ऑफ असमी लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, असमीज़ से जुड़ा हुआ सारा कुछ पूछ लेंगे। 2 सेक्शन इसमें आपको दे देंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसका सेकेंड पेपर भी होगा, तो आप उसके लिए भी देख सकते हो। इसी के अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने मान के चले बंगाली लिया है, ठीक है, कि आंसर मस्ट बी रिटन इन बंगाली, उसको आंसर भी बंगाली में लिखने हैं। इस बात का याद रखना, जो लैंग्वेज लोगे उसी लैंग्वेज में आपको आंसर भी लिखने होंगे। लैंग्वेज और लिटरेचर का होता है इसमें, सेक्शन ए में आपको पूरा लैंग्वेज से जुड़ा हुआ दे देंगे जैसे आप देख रहे हो, और सेक्शन बी में भी ये आपको लिटरेचर दे देंगे उसी भाषा का, उसी लैंग्वेज का। तो इस तरीके से रहेगा ये इसके अंदर भी पेपर 2 भी होगा, 2 पेपर होंगे लैंग्वेज के। ठीक है, 4 पेपर जीएस के, तो टोटल हो गए 6, और 2 आपके हो गए इसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट के, तो 8 हो गए, और एक ऐसे तो 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लो, और मैं आगे चलूँगा डायरेक्ट लैंग्वेज वालों को छोड़ते हुए। गुजराती, मोस्टली गुजरात के लोग तो वही ले लेंगे।
ज़्यादातर अब देखिए कॉमन सी बात है, गुजराती लोग तो वही लेंगे। क्यों, अभी ऐसा तो है नहीं कि बिहार का कैंडिडेट गुजराती ले रहा होगा, ले भी सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन बिहार के लोग ज़्यादातर बिहारी ऐसे यहाँ पर ऑप्शन मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से इंसान सोचता है। बाकी आप लोग यहाँ से समझ सकते हो, किसी को मना नहीं है, कोई भी लैंग्वेज कोई भी ले सकता है, लेकिन उसको उस लैंग्वेज में ही उस एग्ज़ाम को लिखना है। इस बात का वो ध्यान रखे, अगर वो कर सकता है तो उसको निकाल दे। ये आपकी कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज है? मैथिली लैंग्वेज आ गई है अभी आपके सामने स्क्रीन पर। और उसका भी एक अच्छा ही वो जो है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। आप लोग कभी देखो तो मलयालम है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देखोगे ये पूरा, इनको 2 पेपर देने हैं, ठीक है। 2 लैंग्वेज के देने हैं, 2 ऑप्शनल के देने हैं, 4 जीएस का देना है और 1 जीएस और 1 ऐसे का दे देना है, और 9 पेपर करा के मेंस को निकाल देना है। अभी इतना आसान होता नहीं है। अगर आप जो है अपनी ऐसी लैंग्वेज को लोगे, ऐसे सब्जेक्ट को लोगे जो आपको आता हो, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आप जिसको जानते हो उसी चीज़ को लो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सिलेबस नेपाली का आ गया है, उड़िया का आ गया है, तमिल आ गया है, फिलोसॉफी, अगर कोई फिलोसॉफी लेगा तो उसका आ गया है, फिजिक्स कोई ले रहा है तो उसका सिलेबस आपके सामने भी आ रखा है। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस है। सिलेबस काफ़ी लंबा है। अब इतना लंबा आपको पूरा नहीं रेडी करना है, सिर्फ इसमें से कोई भी 2-2 सब्जेक्ट आपको उठा लेने हैं। एक सब्जेक्ट उठा लेना है और एक लैंग्वेज उठा लेनी है, और उसी के ऊपर लग लेना है, पूरा उसी पर लगाना है अपना पूरा एफर्ट को, और उसी को प्रिपेयर करना है। ये स्टैटिस्टिक्स है, अगर कोई ये भी लेगा तो उसको इस पूरे टॉपिक को रेडी करना है। 2 पेपर उसको निकालने हैं, यानी कि उसको 6 घंटे के पेपर देने हैं, 3-3 घंटे के उसको इन सब्जेक्ट पर पेपर देने हैं। जो भी अपनी मर्जी से वो ले रहा है वो ले सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस काफ़ी बड़ा है यूपीएससी में। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए ये रहेंगे, फॉर्म भरते हैं उसको कैसे भरना है। मैंने ओटीआर वीडियो दे दिया, रजिस्ट्रेशन का वीडियो पहले ही दे रखा है, उसको देख लेना। रजिस्ट्रेशन के आगे मैंने फॉर्म भरने का भी वीडियो दिया हुआ है आप लोगों को, 23 वालों के लिए, जो 23 में गए थे, तो वो वाला वीडियो देख लो। और वहाँ से नहीं समझ आए तो मैं आपको जल्द ही 24 वालों का फॉर्म फिलअप दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप समझ लेना, ठीक है। विड्रॉ नहीं होता है फॉर्म से, इन्होंने साफ बताया कि आप फॉर्म से वापस नहीं ले सकते जमा करने के बाद। ये फॉर्म एग्ज़ाम के अंदर इन्होंने कुछ बताया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका प्रीलिम्स में होता है वो किस तरीके से होता है आप देख लो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना वहाँ पर सब्जेक्ट का कोड बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट कोड आपको मिला है। बुकलेट सीरीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर चीटिंग उसको उनको रोकनी है, तो सेट बना दिए जाएंगे अलग अलग यूपीएससी वालों के। आगे बढ़ता हूँ। अगर कैंडिडेट की फिजिकल लिमिटेशन है तो इस वाले सर्टिफिकेट को लगा दे अपने अप्लाई करने वाले फॉर्म में। जब वो अप्लाई कर रहा है तो उसको एक उसको जो है लिमिटेशन है कि वो अपना एग्ज़ाम खुद नहीं लिख सकता, तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा तभी जब वो इस चीज़ को यूज़ करेगा, इस सर्टिफिकेट को। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ के सिग्नेचर यहाँ पर लग सकते हैं, उनकी स्टैंप लग सकती है, तो उसकी मदद यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अगर इसके अलावा आप लोगों को इसमें यह भी बताना है कि आप लोग किसी सेकंड पर्सन को, अब जब फिजिकल लिमिटेशन है तो इतना तो क्लियर है ना कि एग्ज़ाम खुद नहीं करने वाला कैंडिडेट तो स्क्राइब की मदद लेगा, तो उसके बारे में भी बताएगा यहाँ पे। और इस तरीके से सब बताना होता है, फॉर्म में ही बताना है ये सब। अंडरटेकिंग है, कोई डिसेबल्ड है तो उसके लिए अंडरटेकिंग बताई है कि उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम होगी, तो वो बताएगा, उसके अंडरटेकिंग बताएगा कि भाई मेरी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से कम है, तो वो ये चीज़, ये वाला सर्टिफिकेट देगा। आपको ही कहेगा कि इस पूरे नोटिफिकेशन में ना तो SC ST सर्टिफिकेट दिया, ना OBC सर्टिफिकेट दिया, ना EWS सर्टिफिकेट दिया। तो साफ सी बात है, क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक तो पहले ही इनका फाइल काफ़ी लंबा हो गया, और दूसरा ये तो कॉमन से सर्टिफिकेट है जो लोग आराम से इंटरनेट पर कहीं भी ढूंढ सकते हैं। इंडिया देश के SC ST OBC सर्टिफिकेट्स को ढूंढकर भरकर अप्लाई करके बनवा सकते हैं। अभी कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिनको तहसीलदार, SDM DM लोग वेरीफाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे, कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिनको आप लोग मेडिकल ऑफिसर, अब मेडिकल जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो मेडिकल ऑफिसर से उसको वेरीफाई कराना ज़रूरी है। तो जिन कामों के लिए जो
ऑफिसर्स हैं उनसे वो चीज़ें वेरीफाई होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दिया है। अगली वीडियो में जल्दी ही फॉर्म भरने के ऊपर दे दूंगा, तो पूरा नोटिफिकेशन आ गया। कुल मिलाकर बात ये, सिलेबस में ज़्यादा चेंज आया नहीं है, वही टॉपिक जो पिछली बार थे वो हैं। कुछ नए पॉइंट इसमें 2-4 हो सकते हैं इसके अंदर जुड़ गए हों, बाकी तो सारा सेम ही है, ठीक है। और इसके अंदर मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन फाइल है। थोड़ा इसके आगे बढ़ूंगा तो ये अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ आना होगा, इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और आप लोगों को यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। आप देखोगे मैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ गया। यहाँ पर आप अपना नाम डालें जो भी आपके 10th सर्टिफिकेट पे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम दे देंगे, आपका जो भी नाम है, जैसे कि मान के चल लेते हैं आपका नाम है रवि, आपका नाम है रवि कुमार, ठीक है। तो आप अपना नाम डाल दें, उसी नाम को फिर सेम दोबारा डाल दें। इस तरीके से पूरा ये रजिस्ट्रेशन कर लेना। और ये OTR है, ये एक ही बार होगा। यूपीएससी सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराता है पूरे लाइफ में, इस बात का ध्यान रखना। और रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं करें, इसीलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो बताए हुए हैं, तो उसको जल्दी से देख लें। तो ये पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस रहेगा, आप बाद में कभी अलग दे दूंगा वीडियो। आपने नोटिफिकेशन पूरा समझ लिया होगा। कोई आपको डाउट लगे इस पूरे यूपीएससी के इस बार के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में, तो आप बता सकते हैं। इस बार टोटल आपको बता दूं, CSE यानी सिविल सर्विस इंडिया देश में इस बार वैकेंसी आई है 1056। और डेफिनेटली ये वैकेंसी जो है फाइनल, जब तक आपका इंटरव्यू हो रहा होगा ना, तब तक ये वैकेंसी जरूर कन्फर्म्ड जो है, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ेंगी। जैसा हर बार ही होता है, ये वैकेंसी चेंज हो जाती हैं, 4-5 वैकेंसियाँ, कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जो बढ़ जाती हैं फाइनल रिजल्ट तक। ये वैकेंसियों में चेंज देखने को मिलता ही है, ठीक है। पिछली बार 1105 थी, इस बार ये है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। सिर्फ CSE वालों की, इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वालों की नहीं है, उनकी अलग है, ठीक है। तो ये सब रहेगा। तो आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ, और कोई डाउट आपका रह गया हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। और इस पूरे जानकारी को लोगों तक शेयर ज़रूर करें, पूरे विश्व में शेयर करें, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में शेयर करें, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।